अम्मा आंगन में बैठी राम राम जप रही थी। तभी अंदर से दाई ने आकर बताया, काकी इस बार भी बिटिया हुई है। सुनकर जैसे अम्मा के प्राण सूख गए। हे भगवान, कब ये बिटिया इस घर का पीछा छोड़ेगी? 5वीं बिटिया है ये। अम्मा की आवाज़ से दुख और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। पर अम्मा, 2 बिटिया तो जन्म लेते ही अलविदा कह गई इस घर को। दाई ने बड़े धीमे स्वर में कहा। बच्ची के जन्म से घर में उदासी पसर गई। अरे अम्मा, एक बार बिटिया को देख तो लो, कैसी चांद सी सुंदर है। छोटी बहू ने माहौल बदलने की कोशिश की। चांद सी हो या तारों सी, इस घर में उजाला नहीं करेगी। इस घर को तो बेटा ही चमकाएगा। इतना कहकर बिना बिटिया का मुंह देखे अम्मा घर से बाहर चली गई। शायद हमारे देश में आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बेटी का पैदा होना गुनाह माना जाता है। बच्ची का नाम नैना रखा गया। नैना ने अक्सर अम्मा के मन में अपने लिए कड़वाहट का अनुभव किया, पर माँ और पापा के प्यार के आगे सब फीका पड़ जाता है। कुछ सालों बाद नैना के 2 भाई भी हुए। तब तो अम्मा ने पूरे गांव में गुड़ बांटा और नैना को कोसना भी बंद कर दिया। पर नैना के पिताजी को पता था कि गांव में बिटिया की परवरिश में बहुत सी मुश्किलें आएगी, इसलिए वे अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों को लेकर शहर आ गए। उनकी सरकारी नौकरी थी, भारतीय रेलवे में अच्छे पद पर थे, सो सब कुछ आसानी से हो गया। नैना 5 बहनों भाइयों में मध्यम थी। दोनों बहनें उससे बड़ी और दोनों भाई उससे छोटे। सब कुछ बहुत अच्छा था। गर्मी की छुट्टियों में जब 2 महीने के लिए गांव जाते तो सब बहुत प्यार लुटाते। देखते ही देखते नैना की बड़ी बहन साधना की शादी एक गांव में अम्मा के बाबा की जिद के चलते बहुत कम उम्र में कर दी गई। अब सबकी आंखें नैना और उसकी दूसरी दीदी सपना पर थी। अम्मा बाबा ने उनकी शादी के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था, पर पापा चाहते थे कि नैना अभी पढ़े। पापा अक्सर भावुक हो जाते और यही कहते, तुझे मेरी बेटी नहीं बेटा होना चाहिए था, ताकि कोई तेरी शादी की जल्दबाजी ना करता और मैं तुझे खूब पढ़ाता। आंखों में आंसू लिए पिता पुत्री कुछ और ना कह पाते। पापा की जान तो जैसे अपनी बेटियों में ही बसती थी। उनके लिए बेटों से ज़्यादा बेटियां महत्व रखती थी, इसलिए बड़े लाड प्यार से पाला था अपनी राजकुमारियों को। सपना 17 बरस की और नैना 16 बरस की हो चली थी। अम्मा बाबा लगातार शादी की जिद कर रहे थे। इस वजह से सपना और नैना का गांव जाना भी बंद हो गया था। अक्सर अम्मा कहती, गांव में सब थू थू कर रहे हैं, सयानी लड़कियां अब तक कंवारी बैठी है। आधी उम्र निकलने के बाद अब लड़का भी ना मिलेगा। जवाब में पापा बस इतना कह पाते, देख रहे हैं अम्मा, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा दोनों का ब्याह एक साथ कर देंगे। और इसी तरह वो अम्मा को टाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता कि दोनों बेटियां कम से कम कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी कर ले। पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन बाद हम सब वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। पापा ने खुश होते हुए घर में सबको बताया, आज बहुत खुश है आप और अचानक दर्शन के लिए जाना। मम्मी ने सवालिया नज़रों से पापा को देखा तो वो मुस्कुरा उठे। हाँ, खुशखबरी है, मेरी पदोन्नति हो गई है, इंस्पेक्टर बन गया हूँ। और तुम्ही ने तो मन्नत मानी थी कि हम वैष्णो माता जाएंगे। घर में सब बहुत खुश थे। पापा ने गांव में सूचना दी और सबको साथ आने के लिए कहा। अब सफ़र पर निकल दिए साथ में चाचा चाची, उनके 2 बेटे बुआ जी और उनका बेटा। चाचा जी के मित्र जो डॉक्टर थे, उनका परिवार सब साथ हो लिए। रास्ते में पापा की तबीयत खराब हो गई। यात्रा का पहला पड़ाव था नगरकोट, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि वो उनकी कुलदेवी है, इसलिए पहले वहीं जाना तय था, बाद में वैष्णो माता। पर नगरकोट पहुँचते पहुँचते पापा की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 5 दिन हो गए थे उन्हें अस्पताल में और अब वो पहले से बेहतर भी थे। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें यात्रा स्थगित करते हुए घर ले जाने की सलाह दी। अब नगरकोट आ ही गए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं, पापा ने चाचा जी को लगभग आदेश देते हुए कहा। वैसे भी मंदिर बिल्कुल पास ही है, आप लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। मंदिर पहुंचते ही सबने दर्शन किए और परंपरा के अनुसार माथा टेका। पर ये क्या, पापा तो उठे ही नहीं। उठिए जी, अब क्या सारी मन्नत आज ही मांगेंगे? मम्मी ने पापा को आवाज़ लगाई। कोई हलचल ना देख जैसे उन्हें हिलाया वो एक तरफ लुढ़क गए। चीख पुकार मच गई। मम्मी पागलों की तरह चिल्लाने लगी।
चाची जी ने मम्मी को गले से लिपटा लिया और चाचा जी पापा का सिर गोद में रखकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी पापा को होश आया। अनुज मेरे भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरी नैना पढ़ना चाहती है, उसे बहुत पढ़ाना। ये मेरी आखिरी इच्छा है, ज़रूर पूरी करना। बस इतना ही कह पाए थे वो और सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गई। ये भी नहीं सोचा कि उनके बाद उनके परिवार का क्या होगा। विधाता कितना निष्ठुर हो जाता है कभी कभी। जिस दरबार से लोगों की झोलियां भरती है, वहाँ से नैना और उसका परिवार अपना सब कुछ खोकर वापस आ रहे थे। हिमाचल के नगरकोट से मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक का सफ़र अब कैसा होगा, वो भी भाई की लाश के साथ। चाचा जी यही सोच रहे थे। मुश्किल ये थी कि सबको संभालने वाला अब साथ नहीं था। सफ़र अब बहुत ज़्यादा लंबा था। 36 घंटे का वो सफ़र शायद जीवन का सबसे दुखद सफ़र था। पापा का सिर गोद में रखे मम्मी कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती तो कभी रोती। अपने भाई को खोकर भी आंसू ना बहाने की मजबूरी में सबको संभालते चाचा जी। इस सफ़र के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने नैना और उसके परिवार को तोड़कर रख दिया। सब कुछ खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार एक ही पल में बर्बाद हो गया। दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिससे उबरना आसान नहीं था। अम्मा बाबा भी लगभग टूट चुके थे। सबसे होनहार पूत को खोने का दुख दोनों को अवसाद की गहरी खाई में ले गया। पर शायद ऐसे ही समय में परिवार और रिश्तेदार की भूमिका अहम होती है। जिस बरस पापा की मृत्यु हुई, नैना 12वीं कक्षा में थी। घर वालों के सामने अब एक ही लक्ष्य था, नैना और सपना की शादी। पापा के जाने के बाद सबको गांव आकर रहना पड़ा और गांव आते ही जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जांचे परखे सपना की शादी कर दी गई। हर इंसान की ज़िंदगी की एक कहानी होती है और हमारी कहानी नैना पर केंद्रित है, इसलिए हम अपने मुख्य पात्र के साथ आगे बढ़ेंगे। सपना की शादी होते ही नैना की शादी भी कानपुर के एक व्यवसायी परिवार में तय कर दी गई। नैना शादी करना नहीं चाहती थी, उसे पढ़ना था, अपने पापा के सपने पूरे करना था। चाचा जी पापा होते तो इतनी जल्दी मेरी शादी ना करते ना। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए नैना अंदर कमरे में चली गई। चाचा जी को भी स्मरण हो आया कि भैया की अंतिम इच्छा भी तो यही थी। तब तक नैना का 12वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ और वो प्रथम श्रेणी में पास हो गई। अगले ही दिन चाचा जी नैना को साथ लिए गांव के 11 किलोमीटर दूर शहर गए और आगे की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में बात की। प्रवेश तो आसानी से मिल गया, पर अनुमति मिलना अभी बाकी था। जब बाबा को बताया गया कि नैना को आगे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजना है, तो भूचाल आ गया। हमारे खानदान की बहू बेटियां पढ़ती लिखती नहीं है, बल्कि घर के काम काज देखती है। इतना पढ़ा लिया काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाने की। बाबा ने अपनी इच्छा को आदेश का जामा पहना दिया, पर चाचा जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो भी अपनी जिद पर थे कि नैना कॉलेज जाएगी। आज 3 दिन हो गए, चाचा जी ने अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया, क्योंकि उनकी जिद थी कि जिस दिन नैना कॉलेज जाएगी उसी दिन वो अन्न खाएंगे। बात अब घर में ही नहीं रही, गांव भर में फैल चुकी थी। बड़े बूढ़े बाबा को समझाने लगे, ठाकुर साहब, एक बेटा तो खो चुके हो, क्या दूसरा अपनी जिद से खोना चाहते हो? 3 दिन हो गए, उसने कुछ नहीं खाया। इससे पहले अनर्थ हो जाए, इजाज़त दे दो और अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी ही शादी कर दो। बाबा समझ चुके थे कि अब उनकी नहीं चलेगी। चाचा जी को बुलाया गया। तुम्हारी इतनी ही जिद है तो ठीक है, भेज दो उसे कॉलेज, पर शादी अगले 6 महीनों में हो जानी चाहिए। और फिर नैना को कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। साथ ही खुद के खर्चे निकालने के लिए वो आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। चाचा जी ने वही शहर में एक छोटा सा मकान किराए पर दिला दिया था और नैना मम्मी और उसके भाइयों को वही रखा था ताकि कॉलेज आने जाने में कोई परेशानी ना हो। नैना की शादी तो पहले ही तय हो चुकी थी, पर अब बात नए सिरे से करनी थी। चाचा जी ने लड़के वालों को अपनी और अपने भाई की अंतिम इच्छा बताई। भैया चाहते हैं कि नैना अपनी पढ़ाई पूरी करे। अगर आप लोग वादा करें कि शादी के बाद भी उसे पढ़ने देंगे, तो हम जब भी आप कहे शादी करने के लिए तैयार हैं। लड़के वाले भी बिना किसी अनबन के राजी हो गए। बाबा खुश थे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार 6 महीनों में शादी होने वाली थी। राम राम मौसी, कैसी हो? सब ठीक है? नैना की मौसी का बेटा आया हुआ था,
जो कि कल ही कानपुर से आया था, लड़के वालों के घर से एक शादी समारोह में शामिल होकर। हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ कैसा लगा लड़के का परिवार? मौसी ने उत्सुकतावश पूछा। सच कहे मौसी, नैना दीदी की शादी उस घर में मत कीजिए। मैं आपको यही बताने आया हूँ। जो लड़का अपनी खुद की बहन की शादी में शराब के नशे में धुत था, वो कितना बड़ा शराबी होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। मेरी मानिए तो दीदी की शादी वहाँ ना करना। बहुत रिश्ते मिलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। नमन एक ही सांस में सब कुछ कहता चला गया। मम्मी को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। गांव खबर भिजवाकर चाचा जी को बुलवाया और सारी बात बताई। हाँ भाभी, ये सब पता है हमें। ये सब तो ठाकुरों का शौक है। आप परेशान ना हो। और फिर हमारी नैना इतनी प्यारी, सुंदर और समझदार है कि सब कुछ ठीक कर लेगी। चाचा जी ने अपना तर्क रखा, पर अपनी जान से प्यारी बेटी को कोई कैसे किसी शराबी को सौंप दे, सिर्फ इस आधार पर कि बेटी बहुत सुंदर और गुणवान है और अपनी सुंदरता और गुणों से सबको अपने अनुरूप कर लेगी। मम्मी का कलेजा कांप उठा। नहीं नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे। जानबूझकर तो कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। नहीं, ये नैना की ज़िंदगी का सवाल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, ढूंढ लो लड़का और कर लो शादी। हम में से कोई नहीं आएगा। परिवार के खिलाफ जाएंगी आप तो कोई साथ नहीं आएगा। भैया ने कभी हमारी बात नहीं टाली और आप तय शादी तुड़वाकर समाज में हमारा नाम खराब करवा रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं। चाचा जी जैसे भड़क उठे थे। तुम लोगों की मर्जी की शादी करके सपना की ज़िंदगी नरक कर चुकी हूँ, अब नैना की नहीं होने दूंगी। मम्मी भी अपनी जिद पर थी। गुस्से से कांपते चाचा जी ने जाने क्या क्या कह गए मम्मी को, और मम्मी आज एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। नैना जो ये सब देख सुन रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा जी का ये कौन सा रूप है। क्या ये वही चाचा जी है जो कहते हैं कि कभी ये ना समझना कि पापा नहीं है, अब हम ही तुम्हारे पापा है। मम्मी के गले से लिपटकर नैना फूट फूट कर रो दी। नैना के भाई भी सब देख और सुन रहे थे, पर छोटे थे इसलिए आंसू बहाने के अलावा बेचारा कुछ कर ना सके। एक सप्ताह तक गांव से ना ही कोई आया और ना ही कोई खबर आई। हाँ, रिश्तेदार ज़रूर आने लगे थे मम्मी को समझाने, परिवार से विद्रोह करके कुछ नहीं मिलेगा। सियानी बेटी है, जहाँ कह रहे हैं शादी कर दो, बाकी बिटिया की अपनी किस्मत। फूफा जी ने मम्मी से कहा। इसे किस्मत नहीं, जानबूझकर ज़िंदगी बर्बाद करना कहते हैं। मम्मी जी ने प्रति उत्तर दिया। तो ठीक है, फिर बेटी की शादी के लिए बेटों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दो। फूफा जी अब गुस्से में थे। क्या मतलब? नैना की शादी से दोनों बेटों का क्या मतलब? मम्मी ने जानना चाहा। गांव में बात हो ही रही थी भाभी कि अगर आप ये शादी नहीं करेंगी तो आपको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा और फिर ज़मीन जायदाद। कहते कहते फूफा जी रुक गई। ओह, तो अब समझ में आया कि अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग इस हद तक जाएंगे, पता नहीं था। आप सबकी ज़ुबान की कीमत रखने के लिए मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा दूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी की आंखें दुख और क्रोध से लाल हो रही थी। आप समझ नहीं रही भाभी, हमने कई लड़के देखे हैं जो शादी के बाद सुधर जाते हैं, जिम्मेदारी सिर पर आते ही सब ठीक हो जाता है। और फिर हमारी नैना तो है ही इतनी प्यारी, खूबसूरत और समझदार की सब ठीक कर देगी। फूफा जी अपनी बात पर अड़े रहे। प्यारी है, खूबसूरत है, तो क्या यही उसका कसूर है? यही उसका अपराध है? समझदार होने की ये सज़ा दे रहे हैं आप लोग मेरी बेटी को। मम्मी अब अंदर से टूट चुकी थी। शायद अब और बहस करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। देखिए भाभी, हम सबका निर्णय तो यही है। बाकी अगर आप चाहती है कि आपके बेटों को उनका हक मिले तो जैसा घर वाले कह रहे हैं कर दीजिए। सबकी भलाई इसी में है। जो फूफा जी मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज पापा के जाने से मम्मी को आदेश सुना रहे थे। उस दिन सारी रात कोई नहीं सोया। नैना यही सोचती रही कि इंसान की ज़ुबान की कीमत, या ये कहे कि अहम की कीमत, किसी की ज़िंदगी और खुशियों से बढ़कर है। रात के 2 बज चुके थे। तभी नैना का बड़ा भाई, जो इस बार कक्षा 10वीं में था, नैना के पास आया। दीदी, तुम सोई नहीं ना? सोनू ने नैना से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही। तू क्यों नहीं सोया? सुबह स्कूल नहीं जाना? नैना ने उत्तर दिया। सोनू नैना से लिपट कर रोने लगा।
पापा की बहुत याद आ रही है दीदी। आज पापा होते तो चाचा जी मम्मी से ऐसे बात नहीं करते ना। दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। पर सोनू, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। नैना भी रो पड़ी। तभी मम्मी और मोनू भी आ गए कमरे में। उन दोनों को इस तरह रोते देख मम्मी के सब्र का बांध भी टूट गया। चारों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अब बारी निर्णय लेने की थी और जीवन में पहली बार नैना ने निर्णय लिया। मम्मी, आप चाचा जी से कह दो कि आप राजी हो इस शादी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा दीदी। सोनू ने भी अब अपनी बात रखी। मेरे भाई, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मम्मी जो आज भी एक हाथ का घूंघट डाल के निकलती है, कैसे सब कुछ करेगी। तुम अभी बहुत छोटे हो और सारे रिश्तेदार भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। अभी शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और फिर शायद यही मेरी किस्मत है। नैना ने अब अपनी बात पूरी जोर देकर कही। एक बार फिर चारों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की जिद कहीं मायने नहीं रखती। और फिर अगले ही महीने नैना का विवाह उसकी और उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ कानपुर के पंकज के साथ कर दिया गया। माँ ने विदाई के समय यही सीख दी कि बेटी, पापा तो चले गए, सिर्फ उनका नाम बचा है। अब तुम्हारे हाथ में है कि उनके नाम पर कोई आँच ना आए। पापा की यादें और मम्मी का प्यार लिए अब वो नए जीवन में प्रवेश कर गई, जहाँ बहुत सी परीक्षाएं उसका इंतज़ार कर रही थी। नैना सिर्फ यही सोचती रही कि उसका कसूर क्या था। क्या उसका खूबसूरत होना उसका कसूर था, या बिन बाप की बेटी होना उसका कसूर था, या उसका कसूर था एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ बेटियों का जन्म लेना अपराध था। लाडो, पापा तो चले गए, सिर्फ उनका नाम बचा है। अब इस नाम की इज्जत बनाए रखना या इसे बदनाम करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पापा के नाम पर कोई आँच आई तो शायद तुम अपनी मम्मी को भी खो दोगी। ध्यान रखना, कोई ये ना कहे कि बिन बाप की बेटी है। विदाई के समय मम्मी नैना को समझाते हुए उससे लिपट कर रो पड़ी। मम्मी के गले से लिपट कर रोते हुए नैना ने निश्चय किया कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। ससुराल पहुंचकर सबने नई बहू का स्वागत, आरती और नज़र उतार कर किया। अरे, नई बहू को गाना और नाचना पड़ता है, नहीं तो जितना हम कहें उतना शगुन देना पड़ेगा, कहकर सभी लोग चुटकी लेने लगे। हाँ, तो हमारी बहू कोई गूंगी थोड़ी ना है जो गा ना सके। चलो बहू, सुना दो जरा कुछ अपनी प्यारी सी आवाज़ में। सासू माँ ने नैना को प्रोत्साहित करते हुए कहा। झिलमिल तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसात सावन होगा। नैना की आवाज़ ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बहू तो बहुत खूबसूरत और प्यारी ढूंढकर लाई हो पंकज की मम्मी, बिल्कुल अपने जैसी। नैना की सास भी बहुत खूबसूरत और घरेलू महिला थी, बिल्कुल एक आदर्श भारतीय महिला। परिवार में 3 विवाहित नंदे, जेठ, जेठानी, उनके बच्चे, सासू माँ और ससुर जी थे। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार। पर जेठ जेठानी परिवार से अलग रहते थे। विभिन्न रस्मों रिवाजों को पूरा करते करते दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। नैना को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था, और खासकर भरी भरी चूड़ियाँ और मेहंदी भरे हाथ तो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय थे। वो कभी अपनी चूड़ियाँ सहलाती तो कभी मेहंदी के खिले रंग को निहार कर खुश हो जाती। और फिर विवाह के बाद की पहली रात, जिसे लोग सुहाग रात भी कहते हैं, रात के 3 बज चुके थे। नैना बहुत थकी होने की वजह से कमरे में जाते ही सो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने शरीर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। वो चौंक कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुम तो बड़ी पहुंची हुई लगती हो। पति का इंतजार सीधे बिस्तर पर कर रही थी। पंकज ने जैसे व्यंग कसा। इससे पहले कि नैना को समझ पाती, पंकज ने उसे मजबूती से पकड़ा और बिस्तर पर लेटा दिया। नैना ने खुद को छुड़ाना चाहा और फिर नैना की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पंकज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और थोड़ी देर में पंकज सो चुके थे, पर नैना की आंखों में अब नींद कहाँ। फर्श पर बैठी सोच रही थी ये सब क्या था जो अभी अभी उसके साथ हुआ। आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। नैना बहुत नादान थी। शायद उसे पता नहीं था कि विवाह के बाद ये सब भी होगा। अगर मैं उसे यहाँ पर हिंदी फिल्म प्रेम रोग की पद्मिनी कोल्हापुरे कहूँ तो गलत ना होगा। आंसुओं में कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। देखो बहू, हमेशा घूंघट डालकर रखना,
बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, वगैरह वगैरह। अगले दिन सासू माँ ने नैना को घर के कायदे कानूनों से अवगत करवाया। नैना ने ये सब अपने मायके में भी देखा था, इसलिए वो इन सब के लिए तैयार थी। बस अगर वो तैयार नहीं थी तो उस सब के लिए जो हर रात उसके साथ होने लगा था, पंकज कमरे में आते, थोड़ी सी औपचारिक बातें होती, फिर अपनी काम वासना को पूरा करते और मुख फेर कर सो जाते। नैना समझ ही नहीं पा रही थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या सिर्फ शारीरिक संबंधों पर टिका होता है? क्या हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाला पति पत्नी का प्यार झूठा होता है? और जैसा रिश्ते उसके मम्मी पापा, चाचा चाची के बीच था, वो सब क्या था? कहीं ना कहीं नैना इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, पर जवाब मिलने के बजाय हर रोज़ एक नया सवाल खड़ा हो जाता था। और विडंबना तो देखो कि नैना किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। देखते ही देखते 1 साल गुजरने को था, पर ये 1 साल बहुत कुछ सिखा चुका था नैना को। पंकज अब अक्सर देर रात शराब के नशे में घर आते थे। नैना खाने पर इंतज़ार करते करते सो जाती, और जब पंकज आते तो आधी नींद में खाना देकर खुद कभी खाती तो कभी नींद की वजह से ऐसे ही सो जाती। पर इतनी आसानी से कैसे सो सकती थी वो? पंकज की हवस अब बाकी थी। नैना बीमार है, थकी हुई है, दुखी है, परेशान है, और अब तो गर्भवती भी है, पर पंकज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैना अब शारीरिक संबंधों के नाम से भी कांप उठती थी, क्योंकि हर रात जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरती, वो असहनीय सा होता जा रहा था। नैना हाथ जोड़ती, रोती रहती, पर कोई रहम ना आता उसे। और तो और जब वो दर्द से चिल्लाती तो उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता। तन की ये पीड़ा अब मन की भी बन चुकी थी। नैना अब टूटती सी जा रही थी। इधर सासू माँ के स्वभाव में भी कड़वाहट आती जा रही थी, जो सही भी थी। नैना देर रात तक सो नहीं पाती, इसलिए अक्सर सुबह आँख खुलने में देर हो जाती, और फिर सारे काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अक्सर गलतियाँ कर बैठती। नैना अब अवसाद का शिकार हो चुकी थी। अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी वो, जिसकी खबर या परवाह किसी को नहीं थी। नैना अवसाद की गर्त में जा रही थी। ये सोचकर अक्सर उसकी आंखें झलक जाती कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इस हादसे का असर जीवन भर होता है। सारे समाज की संवेदनाएं उसके साथ होती है, पर जब वही बलात्कार एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि पत्नी अगर विरोध करती है तो उसे उल्टा बदचलन, आवारा और न जाने किन किन नामों से नवाजा जाता है। पति के पास जैसे लाइसेंस होता है हर रात अपनी पत्नी का बलात्कार करने के लिए। आज फिर नैना सुबकते हुए फिर यही सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था? काश आज पापा होते। कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्मों का इलाज शायद वक्त के पास भी नहीं। नैना के तन और मन के घाव हर नए दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। पंकज दिन बर दिन अपना नया रूप दिखा रहे थे। हर नया दिन नैना को अंधकार की गहरी खाई में ले जा रहा था, पर तभी जैसे ईश्वर को नैना पर रहम आया और खुशियों के रूप में उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ गया। नैना के लिए वो तूफान में जलता दिया बन गया, उसके जीने का सहारा बन गया। पर माँ बनने का सफ़र भी नैना के लिए आसान कहाँ था। बहुत सी चुनौतियाँ थी, अपनों का तिरस्कार था, हर रात की घुटन और हर दिन के साथ बढ़ती परेशानियाँ थी, जो शायद हमारे देश की हर मध्यवर्गीय महिला अनुभव करती है। इसलिए उनकी गहराई में ना जाकर मैं मुख्य धारा की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। तो नैना की ज़िंदगी एक बार फिर मुस्कुरा उठी थी उसके बेटे के साथ। जय, हाँ जय नाम था उसके बेटे का। वक्त के साथ पंकज ने तो खुद को ना बदलने की कसम खा रखी थी, और अब सासू माँ की तरफ से भी सहयोग की उम्मीद ख़त्म सी होती जा रही थी। अपनी माँ के सहयोग से नैना ने स्नातक की पढ़ाई किसी तरह से पूरी कर ली थी। आगे पढ़ने के लिए ससुराल में अनुमति नहीं मिली। नैना पढ़ना चाहती थी। जेठ जी, जो घर के मालिक थे, एक लाइन में फैसला सुनाकर चले गए, हमें बहू से नौकरी नहीं करवानी है, इसलिए जितना पढ़ना था पढ़ लिया। और ना चाहते हुए भी नैना को ये फैसला स्वीकार करना पड़ा। वक्त गुजरने लगा और हालात बिगड़ने लगे। अब हालात यहाँ तक आ गए थे कि अगर नैना पंकज से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से मना करती तो पंकज लात घूसों पर उतर आते। चाहे जैसे भी हो, बस शारीरिक संबंध रोज़ बनने चाहिए। माँ बहन की भद्दी गालियाँ
और शारीरिक प्रताड़ना नैना की विवाहित जीवन में सिर्फ यही बचा था। नैना को अब घर के खर्चों में भी परेशानियां आने लगी। अब तक तो जैसे तैसे खर्चा चल रहा था सासू माँ की वजह से। ऐसा नहीं कि पंकज कुछ काम नहीं करते थे, भाई के साथ बिल्डर का काम था। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम देखना और फिर शराब के नशे में डूब जाना। नैना ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो शराब की लत छोड़ दे, पर नाकाम रही। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नैना ने अपने साथ हो रहे इस व्यवहार के बारे में कभी अपने मायके में जिक्र नहीं किया। इसी बीच उसके बड़े भाई की नौकरी भी लग गई और शादी भी तय हो गई। नैना के ससुराल से सभी को शादी में आमंत्रित किया गया और सब गए भी, क्योंकि नैना के व्यवहार ने सबके दिल जीत रखे थे। खुद टूटकर भी सबकी खुशियों का ख्याल जो रखा था उसने। मगर शादी में कुछ ऐसा हुआ कि नैना के ससुराल वालों की सच्चाई सबके सामने आ गई। तीनों नंदे, जेठानी, जेठ जी परिवार सहित नैना के मायके आए थे और नैना के परिवार द्वारा की गई आवभगत से खुश भी थे। बारात घर के पास ही जानी थी, इसलिए तय हुआ कि सभी बेटियां भी बारात में जाएगी। सब कुछ बहुत खुशी खुशी हो रहा था। दूल्हा दुल्हन वरमाला पहना रहे थे, तभी चाचा जी नैना के पास आए और उसे बाहर जनवासे, जहां बारात के रुकने का प्रबंध होता है, में चलने के लिए कहा। पंकज और तुम्हारे जेठ जी वहां पर हंगामा कर रहे हैं, जल्दी चलो, तुम्हें बुला रहे हैं। इतने सुनते ही नैना और नैना की तीनों नंदे जल्दी से वहां पहुंची। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या हुआ पंकज, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? नैना की बड़ी ननद ने पंकज को लगभग डांटते हुए पूछा। नशे में धुत पंकज का जवाब सुन सब हैरान रह गए। हमारी बेइज्जती हुई है यहाँ। इसके भाई को हमने कहा था कि हमें शराब चाहिए, पर इसकी इतनी हिम्मत, हमसे कहता है कि आज नहीं जीजा जी, बारात में शराब पीना ठीक नहीं। बारात पुलिस कैंपस में जा रही है। साला डरता है अपने ससुराल वालों से, पर हम किसी से नहीं डरते। हम यहाँ भी पिएंगे। है कोई जो हमें रोककर दिखाए? नैना आंखों में आंसू लिए बुत बनी खड़ी रही। सबने समझाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं। नैना की तीनों नंदे और नंदोई शर्मिंदा थे, पर क्या करते, समझाने के अलावा कोई रास्ता ना था। चलो यहाँ से, हम अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हमारी बेइज्जती हुई है, पंकज ने अकड़ते हुए कहा। तीनों बहनों ने जाने से मना कर दिया तो गुस्से में पंकज ने नैना का हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा। तू तो चलेगी ना? तेरे पति की बेइज्जती हुई है और तू फिर भी यहाँ रुकेगी? चल बैठ गाड़ी में। नैना ने हाथ छुड़वाते हुए कहा। यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? घर चलकर बात कर लेंगे। पर पंकज अब अपना आपा खो चुके थे। माँ बहन की गालियाँ तो पहले ही दे रहे थे, अब फैसला सुना दिया। सुन, आज तो या तू अपने भाई को चुन ले या अपने पति को। आज फैसला होकर रहेगा। नैना ठगी सी खड़ी रह गई। ये कैसा प्रश्न है, भाई या पति? वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। पंकज ने जैसे फिर अपना प्रश्न दोहराया। बता, भाई चाहिए या पति? नैना इस बार भी कुछ नहीं बोल सकी। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। पंकज ने सबके सामने नैना की इज्जत तार तार कर दी थी। जो रोज उसने आज तक अपने मायके वालों से छुपा कर रखा था, वो अब सामने आ चुका था। तभी नैना का भाई भी विवाह की रस्में छोड़कर वहां आ चुका था। अपनी बहन के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो अपने जीजाजी से बात करने आगे बढ़ा, घर के बड़े बूढ़ों ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। ये पति पत्नी के बीच का मामला है। नैना अब उनके परिवार का हिस्सा है। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाथ छुड़वाते हुए वो चिल्लाया। उनके परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ दीदी है वो मेरी। मेरे ही घर में आकर मेरी दीदी पर हाथ उठाएंगे। इस बीच पंकज और उनके भाई वहां से जा चुके थे। सारे रिश्तेदार समझा बुझाकर उसे वापस शादी के मंडप में ले गए और नैना और उसकी नंदे सभी महिलाओं के साथ घर वापस आ गई। सारे रिश्तेदार भी आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर पता चला कि पंकज और उनके भाई का हंगामा अब घर पर चल रहा था। नैना की मम्मी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर पंकज और उनके भाई जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। हंगामा ज़्यादा बढ़ता देख नैना की दादी, जिन्हें वो अम्मा कहती थी, पंकज के पैर पकड़ लिए। बेटा, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे? सारा मोहल्ला रिश्तेदार सब तमाशा देख रहे हैं।
अम्मा को पैर से झटकाते हुए पंकज ने गुस्से से कहा, हमारी भी बेइज्जती हुई है तो आपकी भी होनी चाहिए। अम्मा को संभालते हुए नैना की मम्मी उन्हें अंदर ले गई। अम्मा नैना से लिपट कर रो पड़ी। बहुत देर तक नैना रोती रही। कई दिनों, महीनों और सालों का गुबार जो भरा था उसके मन में, आज सबकी आंखों में फिर आंसू थे। सब हैरान थे कि नैना सब कुछ चुपचाप सहती रही। तमाम रस्मों के बाद दुल्हन घर आई। दुल्हन के स्वागत के बाद नैना के ससुराल वाले सब वापस चले गए। शाम को घर के आंगन में बैठक हुई। सभी चाचा, भाई और बाकी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। नैना को भी बुलाया गया। नैना बेटा, ये सब कब से चल रहा है? पंकज ना सिर्फ शराब के नशे में धुत रहते हैं बल्कि तुम पर हाथ भी उठाते हैं। कहते कहते बड़े चाचा जी की आंखें भर आई। अब नैना के सब्र का बांध भी टूट चुका था। पहले तो चाचा जी से लिपटकर मन हल्का होने तक रोई। उसका रोना देखकर हर एक की आंखों में आंसू आ गए। वो क्या बताती सबको। पंकज तो शादी के पहले से ही शराब पीते हैं, इसलिए मना किया था कि मत करो उसकी शादी पंकज से, पर तब तो तुम भी नहीं माने। आज खुश तो होना मेरी बेटी के हालात देखकर। मम्मी अब क्रोध से भर उठी थी। चाचा जी को भी एहसास हुआ कि उनका ये फैसला गलत था। देखो बेटा, ये जो हुआ गलत हुआ, पर किस्मत से कौन लड़ सकता है, निभाना तो पड़ेगा ही। हम पंकज की मम्मी से बात करेंगे। चाचा जी ने नैना को समझाया। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, निभाना तो पड़ेगा। किस्मत से कौन लड़ सकता है, ये सब बातें नैना के मन पर गहरा घाव कर रही थी। और सबसे ज़्यादा तो पंकज का अम्मा को पैर से झटकना नैना भूल ही नहीं पा रही थी। सबकी सहमति से 2 दिन बाद नैना को वापस ससुराल भेज दिया गया, बहुत सारी नसीहतों के साथ। आज फिर नैना सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था। जिसका कसूर था उसे कुछ नहीं कहा गया, उसके तो हाथ पैर जोड़े गए और मेरे हिस्से में आई बहुत सारी नसीहतें। क्या सचमुच ही स्त्री होना गुनाह है? क्या सचमुच बेटी होना गुनाह है? शायद हाँ, पर मुझे लगता है ये कहानी किसी एक नैना की नहीं। ऐसी न जाने कितनी नैना है जो संस्कारों की बलि चढ़ती है। बेटी 2 घरों की लाज होती है। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है। पति की छोड़ी हुई औरत के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वो सबके लिए सिर्फ एक अवसर होती है। जिस घर में डोली जाए उसी घर से अर्थी निकले, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कोई नहीं होती। मायके से बेटियों की ज़िंदगी पार नहीं होती। और फिर तुम तो बिन बाप की बेटी हो, मायके से भला नहीं होगा। नैना फूट फूट कर रो पड़ी सबकी हिदायतें सुनकर। अरे तुम पहली हो क्या जिसे उसके आदमी ने मारा है? हम सब ने भी तो बहुत कुछ सहन किया था, तभी आज हमारी गृहस्थी बची हुई है। औरत हो तो सहन करना पड़ेगा। नैना की बड़ी बुआ जी ने जरा तलक अंदाज में कहा। क्यों, औरत है तो क्या मारेगा सुबह शाम? ज़बरदस्ती करेगा उसके साथ? मैं तो कहती हूँ एक बार पलटकर मार दे जोर का तमाचा, दोबारा जीवन में हाथ उठाने की हिम्मत ना करेगा। छोटी बुआ अब सबकी हिदायतें सुनकर थक चुकी थी। मुंह बंद कर अपना, कभी तो अक्ल की बात किया कर, शर्म नहीं आती? उसे पाप सिखाते हुए पड़ोस की बूढ़ी काकी गुस्सा करते हुए बोली। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो कि इतना कुछ होने के बाद भी सही का साथ नहीं दे पा रहे हो। कोई नहीं, इंतज़ार करो उस दिन का जब नैना के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। कहकर आंखों में आंसू लिए छोटी बुआ वहाँ से चली गई। बहुत सारी हिदायतों के साथ नैना को ससुराल भेज दिया गया। क्यों रख नहीं पाया तेरा करोड़पति भाई तुझे 1 हफ्ते भी? भेज दिया वापस यहीं। नैना को घर आए देखकर पंकज ने फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया। सालों की औकात नहीं थी स्वागत की, तो बुलाया क्यों था? भिखारी, हिजड़ा कहीं का, और भी न जाने क्या क्या। चुपचाप सुनती रही नैना। मुंह में जुबान नहीं है क्या? माँ, या जुबान अम्मा के पास रखाई है? पंकज नैना के बाल खींचते हुए हैवान बन गया। छोड़ो मुझे, कुछ ना बोलूँ तो सब कहते हो, बोलूँ तो कहोगे जवाब देती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? नैना अब रूहान सी हो गई। ओ, तो अब मैडम जी मायके से बोलना सीख कर आई है। शर्म नहीं आई पति से जबान लड़ाने में। और पंकज ने एक जोरदार थप्पड़ की छाप नैना के गाल पर छोड़ दी। नैना रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। नैना का जिस्म और आत्मा अगले 1 घंटे तक छलनी होती रही। हाथापाई, जबरदस्ती, शारीरिक संबंध, सबके घर के दरवाजे बंद हो गए। सबको सुनाई दी चीखें, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पंकज से कुछ कह सके। सबको हमदर्दी थी
पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। एक बार फिर आत्मा घायल हो चुकी थी, हाथों से खून बह रहा था। टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े गोरी और नाजुक कलाइयों में घुसकर उन्हें रक्त रंजित कर रहे थे। फिर वही सवाल, मेरा कसूर क्या था? कितने भी घाव दे पर जिंदगी रुकती नहीं है, चलना पड़ता है जख्मों के साथ। और नैना भी हर रात टूटती थी, फिर हर सुबह जुड़ती थी, खुद को जय के लिए, अपनी माँ के लिए। धीरे धीरे हालात ये हो चुके थे कि नैना एक एक रुपए के लिए तरसने लगी। खुद के साथ तो हर औरत समझौता कर लेती है, पर जब बात बच्चों की आती है तो वो विद्रोह पर उतर आती है। नैना को अब अपने साथ साथ जय के भविष्य की भी चिंता थी, इसलिए विद्रोह की एक आवाज़ उठी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करना है। नैना ने एक दिन सही अवसर देखकर सासू माँ और जेठ जी के सामने अपनी बात रखी। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, तुम्हारा पति पढ़ाना चाहे तो पढ़ाओ, और कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी, चूल्हा चौका तो तब भी करना पड़ेगा। जेठ जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फीस नहीं दी जाएगी तो कहाँ से पढ़ेगी। पर नैना पूरी तैयारी के साथ बात कर रही थी, मुझे सिर्फ इजाज़त चाहिए, फीस मेरा भाई देगा। मेरी बात हो गई अनुज से। बात जब हो ही गई है तो पूछना कैसा, ये तो फैसला सुनाना हुआ। जेठ जी ने तंज कसा, नहीं ऐसा नहीं है, आप इजाज़त देंगे तो ही पढ़ूंगी। शादी के समय तो आप लोग कहते थे बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। आज अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या करते आप? बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप सब कुछ देखते रहते, जैसे मेरे साथ होते देख रहे हैं। मेरा बेटा एक एक रुपये के लिए तरसता है। मैं आज करवा चौथ के दिन टूटी चूड़ियों के घाव लिए बैठी हूँ, और आपके बच्चे ऐशो आराम के दिन गुजार रहे हैं। आपकी पत्नी हर महीने हजारों रुपए सिर्फ श्रृंगार पर खर्च कर देती है। मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन ये तो सोचिए कि जय के पापा दिन भर आपके साथ दुकान में संयोग करते हैं और रात को सिर्फ एक बोतल में इस घर में तमाशा करते हैं। क्या आपका फ़र्ज नहीं है कि अपने भाई की कमाई का एक हिस्सा आप उसके बच्चे को दें? क्या आपकी आत्मा कभी नहीं कहती कि पंकज को शराब पीने से रोका जाए? क्या आपकी बहन के साथ ये सब होता तब भी आप चुप रहते? आपकी छोटी बहन शादी के बाद सिर्फ 2-4 दिन के लिए ससुराल जाती है, वो भी अपने पति के साथ, और जितने दिन उनके पति वहाँ रहते हैं उतने ही दिन वो भी वहाँ रहती है। बाकी दिन यहीं रहती है। बता सकते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी सास सौतेली है। पर उन्होंने गलत तो कुछ किया ही नहीं आज तक, सिर्फ सौतेली है, इसलिए इतनी हमदर्दी। मैं तो आपसे पैसे भी नहीं मांग रही, सिर्फ इजाज़त चाहिए। नैना का विद्रोही सवर थोड़ा परखर हो गया था आज। ठीक है, पर यह पहला और आखिरी मौका होगा। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में PCDA की प्रवेश परीक्षा होना है, फार्म भर दो और तैयारी करो। अगर चयन हुआ तो पढ़ोगी, नहीं तो कभी दोबारा पढ़ने के लिए ना कहना। नैना के जेठ जी ने अपने राजनीतिक दिमाग का उपयोग करते हुए पासा फेंका। और हाँ, अगर चयन हो जाता है तो आधी फीस हम देंगे और आधी अनुज। एक और पासा। उन्हें लगा कि सिर्फ 30 सीट जिनके लिए हजारों लोग परीक्षा देते हैं, उसे नैना कभी पास नहीं कर पाएगी, और शर्त के मुताबिक वो कभी दोबारा पढ़ाई या नौकरी को लेकर बात नहीं करेगी। पर इस बार ईश्वर ने कुछ और सोच रखा था। प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया और नैना चयनित हो गई। अब यहाँ शुरू हुआ नैना के जीवन का नया अध्याय। घर से पॉलीटेक्निक काफ़ी दूर था, इसलिए बस से जाना तय हुआ। बहू, कॉलोनी से निकलने तक तुम्हारा घूंघट नहीं खुलना चाहिए। बस में भी घूंघट डालकर रखना, और लौटते समय भी यही सब याद रखना। सासू माँ ने निर्देश रूपी आदेश दिया। मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। नैना तो खुश थी कि वो अब अपने सपने पूरे कर पाएगी। ये अलका है, तुम्हारी छोटी ननद की पहचान है, या यूं कहो सहेली है। इसका भी वहीं चयन हुआ है, तुम्हें रोज़ इसके साथ आना जाना है। अलका, ज़रा ध्यान रखना घूंघट वगैरह कायदे से हो और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे। अलका से परिचित करवाते हुए सासू माँ ने कहा। जी आंटी जी, भाभी चले, देर हो रही है। अलका और नैना निकल गए घर से। शुरू में तो नैना को डर लग रहा था कि अलका कहीं घर जाकर उसकी शिकायत ना करे, इसलिए बस में भी पूरा समय घूंघट डाले बैठी रहती थी। अरे भाभी, सब आपको अजीब नज़रों से देखते हैं, आप बस में बैठते ही घूंघट खोल लिया करो। यहाँ कौन देख रहा है? मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में। अलका के रूप में नैना को एक बहुत प्यारा मित्र और हमदर्द मिल गया था।
रास्ते भर नैना अलका से अपने मन की सारी बातें करती और खुद को हल्का महसूस करती। उनके बैच में भी 30 लड़कियों में सिर्फ नैना विवाहित थी। हालांकि कई लड़कियां उम्र में उससे बड़ी थी। सब नैना को बहुत प्यार देते। विवाहित होने की वजह से नैना की रैगिंग भी नहीं हुई। अलका की वजह से सब उसे भाभी कहने लगे थे। रैगिंग के नाम पर नैना को गाना गाने के लिए कहा तो नैना को शौक भी था। जब सबको पता चला कि नैना का 3 साल का एक बेटा भी है तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अरे भाभी, अगर आप सिंदूर ना लगाओ तो कोई नहीं कह सकता कि आप विवाहित हो। जब नैना के शिक्षकों को पता चला कि उनकी कक्षा में इस बार एक विवाहित लड़की भी है तो नैना सबकी विशेष स्नेह पात्र बन गई। एक बार फिर नैना को लगा कि जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं जितनी वो मान बैठी थी। मगर घर के हालात तो जस के तस थे, बल्कि बद से बदतर होने को तैयार थे। पंकज अब खुद घर कमाते थे, बल्कि लोग उन्हें नशे की हालत में घर पहुंचाने आते थे। जगह जगह गिरने की वजह से गंदे कपड़े, शराब की तेज़ दुर्गंध और बदहवसी हालत, आते ही बेहोशी में पड़े रहते। कभी रात भर उल्टियाँ करते और नैना दिन भर की थकी रात भर घर में धुलाई सफाई करती। कड़ाके की ठंड में भी उसकी रातें घर धोने में निकलती। अब आप सोच रहे होंगे, चलो कम से कम शारीरिक प्रताड़ना और ज़बरदस्ती के संबंधों से बची। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब भी दिन में मौका मिलता पंकज नैना के साथ ज़बरदस्ती पर उतर आते और राजी ना होने पर मारपीट तो आम बात हो गई थी। पंकज और नैना के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 2 वजह थी। पहली कि नैना बहुत खूबसूरत थी और इस वजह से पंकज उस पर हमेशा शक करते थे, और दूसरी कि वो बहुत हंसमुख थी। सबसे हंस हंस कर मुस्कुराकर बातें करना पंकज को खलता था। सिर्फ पंकज को ही नहीं, किसी और को भी खलता था। उसका जिक्र मैं कहानी में वक्त आने पर करूँगी। हद तो तब हो गई जब 3 साल का मासूम जय बुखार में तड़फ रहा था और घर में किसी के पास दवा लाने के पैसे नहीं थे। नैना उसके माथे पर ठंडे पानी की पटिया रख रही थी कि शायद बुखार उतर जाए। चल, इसको मम्मी के पास सुलाकर तू मेरे पास आ। नशे में पंकज को ये भी याद नहीं था कि जय की तबीयत खराब थी। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें सेक्स करने की पड़ी है, कुछ तो शर्म करो। नैना भी गुस्से से बोली। ओ, तो अब कॉलेज जाने लगी है तो मुँह चलाने लगी है। कोई यार मिल गया है क्या वहाँ? कुछ तो शर्म करो। सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है मेरे साथ, मैं पढ़ने जाती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। नैना ने पढ़ती उतर दिया। अरे, जबान तो कैंची से भी तेज हो गई है तेरी, कतर कतर चलने लगी है, लगता है काटनी पड़ेगी। पंकज अब फिर से हैवान बन चुके थे। जय को नैना की गोद से छुड़ाकर 2 थप्पड़ उस मासूम के गाल पर जड़ दिए और उसे बिस्तर के नीचे पटक दिया और नैना पर लात गुस्सों की बरसात कर दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। बिस्तर के नीचे बुखार में तपते जय का रो रो कर बुरा हाल था। नैना हाथ जोड़ती रही, मुझे छोड़ दो, जय की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम बच्चे पर तो रहम करो। पर पंकज को तो कोई रहम नहीं आया, ना नैना पर, ना ही 3 साल के मासूम पर। और फिर कुछ समय बाद हवस शांत होने के बाद वो बदहवस बेसुध पड़े थे। नैना ने जय को उठाकर सीने से लगा लिया और आज उसकी आत्मा भी चीख चीख कर रो पड़ी। एक बाप इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? एक इंसान इतना संवेदनाहीन कैसे हो सकता है? आज तक खुद पर होते हर अत्याचार को चुपचाप सहती रही, पर आज उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। एक बार पलटकर जोरदार तमाचा मारना पंकज के गाल पर, दोबारा हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। बुआ जी के ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। निर्णय हो चुका था, अब बस और नहीं, और सहन नहीं करेगी वो। जय को सीने से चिपकाए सारी रात रोती रही और फिर वही सवाल उसके जहन में था कि मेरा कसूर क्या था, इस बच्चे का कसूर क्या था। आंसुओं में रात भी डूब गई। कब सुबह हुई पता ही नहीं चला, पर शायद ये सुबह कुछ नहीं थी। आजकल नैना पॉलीटेक्निक भी नहीं जा रही थी। कुछ चोट के निशान भी छुपाने थे और सासू माँ के ना होने की वजह से जय को संभालने वाला कोई ना था। रोज की तरह पंकज 10 बजे घर से निकल जाते और देर रात तक घर आते। इस बीच नैना और जय घर पर अकेले रहते। हाँ, ससुर जी ज़रूर आते थे दोपहर में खाना खाने और फिर ऊपर बने अपने कमरे में जाकर सो जाते। नैना, ये रुपए रख लो। नैना के ससुर जी ने नैना को रुपए सौंपते हुए कहा। जी पापा जी, मम्मी आएगी तो मैं उन्हें दे दूंगी।
नैना ने घूंघट संभालते हुए कहा। उसमें एक कागज़ भी है, वो भी देख लेना। जी पापा जी, मैं देख लेती हूँ, कहकर नैना पैसे और कागज़ लेकर कमरे में चली गई। उसने वो कागज़ खोला, पढ़कर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। एक सांस में पढ़ती चली गई वो उस कागज़ के टुकड़े को। प्यारी नैना, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ समझता हूँ। तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ या जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, तुम्हें थोड़ा सा चालाक बनना होगा, तभी तुम इस घर में राज करोगी। तुम चाहो तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने देखा है कि किस तरह पंकज तुम्हारी कदर नहीं करते। तुम्हारी जवानी के दिन यूं ही अकेले तड़प कर निकल रहे हैं। पंकज तुम्हारी ज़रूरत कभी पूरी नहीं कर पाएगा। नशेड़ी है ना, तो नशा ही करेगा, पर मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, तुम्हें खुश कर सकता हूँ। तुम्हें झुमके पहनने का बहुत शौक़ है ना? मैंने सुना था एक बार तुम अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मैंने तुम्हें जो रुपए दिए हैं, इनसे अपने लिए झुमके बनवा लेना और सबसे कह देना कि मायके से मिले हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी खूबसूरती को ऐसे बर्बाद ना करो और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, मेरी बाहों में समा जाओ। घर की बात घर में ही रहेगी, बस एक बार की हाँ, और जीवन भर घर की मालकिन बनो। नैना का रोम रोम डर और गुस्से से कांपने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। लंबा घूंघट निकालकर बाहर आकर वो पैसे ससुर जी के सामने फेंकते हुए कहा, आपको अपने पापा की तरह समझा है, ये पैसे लीजिए और चले जाइए यहाँ से। बहुत दुख है कि अपने ही बेटे की पत्नी के लिए आपके ये भाव है। सोच लो, वरना ऐसे ही जियोगी ज़िंदगी भर घुट घुट कर। चले जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाने लगूंगी। जाइए, नैना ने अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए कहा। उस समय तो वो चले गए, पर नैना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए बैठ गई और वो सोचने लगी कि क्या पिता पुत्री का रिश्ता भी दागदार हो सकता है। जिस इंसान को वो अपने जीवन आधार अपने पिता के समान मानती थी, वो उसके बारे में ये सोचता है। जीवन का कौन सा रूप है ये। शाम को फिर ससुर जी जल्दी घर आ गए। नैना रसोई घर में थी। आहट पाते ही घूंघट निकाल लिया और अपने काम में लगी रही। सोच लिया तुमने? क्या सोचा? वैसे सोचना क्या है, घर से बाहर जा नहीं सकती। मेरे साथ जुड़ोगी तो किसी को शक भी नहीं होगा और तुम भी खुश, मैं भी खुश। ससुर जी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े राक्षसी मुस्कुराहट फैला रहे थे। नैना का मन तो हुआ खींच के चिमटा मारे मुंह पर संस्कार आड़े आ जाते थे। नैना ससुर जी को लगभग धक्का देते हुए अपने कमरे में भाग गई। उस शाम वो ना तो कमरे से निकली और ना ही ससुर जी को खाना दिया, जिसकी शिकायत ससुर जी ने नैना के जेठ जी से की। अगले दिन घर में नैना जी के ससुर जी और जेठ जी ने उसे बहुत कुछ सुनाया और उसके मायके में शिकायत करने की बात कही। नैना मरती क्या ना करती। अगले दिन से खाना चाय नाश्ता सब कुछ समय से देने लगी, पर ससुर जी का हौसला अब बढ़ता ही जा रहा था। जब भी नैना उनके आसपास खाना नाश्ता या चाय देने आती, वो उसे छूने की कोशिश करते। कभी उसकी कमर पर हल्के से हाथ फेर देते, कभी उसके हाथों को स्पर्श करते, कभी पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ फेर कर चले जाते। नैना अब बहुत परेशान हो चुकी थी। सब कुछ उसकी सहन शक्ति के परे जा रहा था। उसे लगने लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। उसके मन में अब आत्महत्या के ख्याल भी आने लगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपने मन की बात कह सके। जब भी वो कहीं जाने के लिए कपड़े बदलती तो ससुर जी कमरे के जंगले से झांकने लगते और कहते, बदल लो कपड़े, हम भी देखना चाहते हैं। नैना की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पंकज को बताने का कोई फ़ायदा नहीं। सासू माँ घर पर नहीं है, किसे कहे। तभी उसे ख्याल आया, जेठ जी अक्सर कहते थे कि तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो। एक बेटी की विदाई की और दूसरी बेटी घर लाए हैं। एक दो बार उन्होंने नैना के लिए पंकज को समझाया भी था। आगे की पढ़ाई की इजाज़त भी उन्होंने ही दिलवाई थी, और तो और नैना की आधी फीस भी दी थी। नैना को लगा कि जेठ जी जिन्हें वो भैया कहती थी, उनसे सहायता मांगी जा सकती है। नैना ने भैया को मतलब कि जेठ जी को फ़ोन करके घर आने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नैना, अभी हम नहीं आएंगे, मम्मी आ जाएगी फिर आते हैं। ऐसे अकेले आना, पता नहीं आसपास लोग क्या सोचेंगे। भैया, मुझे आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ
कृपया एक बार आ जाइए। नैना के बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम्हारी भाभी जेठानी जी के पास छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद वो नैना को लेने घर आई। कार का हॉर्न सुनकर ताला लगाकर नैना जय के साथ कार की पिछली सीट पर घूंघट डालकर बैठ गई। थोड़ी दूरी तय करते ही उसने ससुर जी द्वारा दिए गए प्रेम पत्र जेठ जी की ओर बढ़ा दिया। गाड़ी किनारे लगाकर वो उसे पढ़ने लगे। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बहुत शर्मिंदा थे। ये किसने दिया तुम्हें? कांपती आवाज़ में उन्होंने नैना से पूछा। आप लिखावट नहीं पहचानते, पापा की है। पर पापा, नहीं पापा, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता था कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इस पत्र को दिखाया आपको। अब भी आपको लगता है कि मैं झूठी हूँ? भैया, मैं थक चुकी हूँ, आपके भाई से भी और आपके पापा से भी। मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए बचा लीजिए। 3 दिन बाद जब मम्मी जी वापस आएगी, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वो सब ठीक कर देगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। नैना को इस तरह रोता देखकर वो भी बहुत दुखी थे। नैना, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरे परिवार ने बहुत कष्ट दिए हैं तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम फिक्र मत करो। अब दिन भर तुम अपनी भाभी के यहाँ रहोगी। सिर्फ रात को सोने यहाँ आओगी, वो भी जितनी देर तुम इस घर में रहोगी। पंकज भी घर पर ही रहेंगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। नैना को तसल्ली हुई कि उसने सही इंसान से अपनी परेशानी बताई और उन्होंने उसका सही इलाज भी कर दिया। नैना के मन में अपने जेठ जी के लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। दिन भर नैना उनके घर पर ही रही। रात को पंकज के साथ घर पहुंची। नैना अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई और पंकज नैना की नज़रों से छुपकर अपनी शराब का इंतज़ाम करने चले गए। तभी ससुर जी को मौका मिल गया। उनके आने की आहट नैना को पहले ही मिल गई थी, सो लंबा घूंघट डाले वो जय के लिए दूध तैयार करने लगी। तभी ससुर जी आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ गई थी दिन भर, और उसका घूंघट खींच दिया। नैना अब बेपर्दा तो हो ही चुकी थी, इसलिए गुस्से से बोली, कहीं भी गई थी, आपको क्या? और अगर अब आपने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी। आपकी लिखावट में पत्थर है मेरे पास, सबको दिखा दूंगी। चले जाइए यहाँ से। अच्छा, तो धमकी दोगी अब? वो भी करके देख लो। मैं उल्टा तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा उसके साथ। मेरे ऊपर तो कोई शक नहीं करेगा, पर तुम दोनों का सब यकीन कर लेंगे। बदनाम कर दूंगा तुम्हें। नैना पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ससुर जी ने कहा, छोड़ दो मुझे, वरना मार डालूंगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर नैना ने उन्हें जोर का धक्का दिया और अपने कमरे में भाग गई। अगले दिन जब जेठ जी उसे लेने आए तो रास्ते में नैना ने रात वाली पूरी घटना उन्हें बताई। मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी, इससे पहले कि पापा मेरे साथ और आपके रिश्ते को लेकर मम्मी के मन में जहर भरे। मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। नैना का रो रोकर बुरा हाल था। नहीं, ये गलती कभी मत करना। मेरी मम्मी ये सब सहन नहीं कर पाएगी। तुम ये सब मम्मी से कभी नहीं कहना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दो और मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, वो पत्थर तो दो जरा। आज पापा से बात करके ही रहूँगा। और नैना ने वो पत्थर अपने जेठ जी को दे दिया। 2 दिन बाद सासू माँ वापस आ गई। उनके आते ही नैना उनसे लिपटकर ऐसे रोई जैसे बरसों से बिछड़ा बच्चा अपनी माँ से मिला हो। सासू माँ को कुछ अजीब तो लगा, पर उन्होंने सोचा नैना उन्हें बहुत याद कर रही होगी, शायद इसलिए इतनी भावुक हो गई। सासू माँ के आने के बाद नैना की समस्या कुछ हद तक हल हो गई थी, क्योंकि उसकी सासू माँ ज़्यादातर घर पर ही रहती थी। पर ससुर जी भी नैना को छूने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आते जाते कभी उसकी साड़ी में खुला हुआ कमर का हिस्सा सहलाने की कोशिश करते, तो कभी पीछे से उसकी पीठ पर हाथ घुमाकर खिसियानी सी हंसी हंसकर निकल जाते। नैना कसम खाकर रह जाती। कई बार मन होता सासू माँ को सब बता दे, मगर फिर परिवार बिखरने के डर से चुप रह जाती। अब नैना ने वापस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक दिन अलका ने नैना की सासू माँ से कहा, चाची जी, कई बार बस में सीट नहीं मिलती, इसलिए खड़ी होकर जाना पड़ता है। ऐसे में जब भाभी बस की रोड पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करती है तो साड़ी में वो खुद को संभाल नहीं पाती और कुछ लड़के बदतमीज़ी करते हैं। आप भाभी को सलवार कमीज़ पहनने दीजिए ना, उसमें सब कुछ अच्छे से कवर रहता है। थोड़ी बहुत विनती करने के बाद नैना को सूट पहनने की इजाज़त तो मिल गई, पर हिदायत अब भी वही थी, दुपट्टे से घूंघट अच्छे से लेना, चेहरा ढका रहना चाहिए।
सासू माँ को आश्वासन दिया कि उनके बताए अनुसार ही नैना सब कुछ करेगी। सुबह सुबह वो अलका के साथ निकल जाती। दोपहर को जब घर आती तो सासू माँ अक्सर घर पर नहीं मिलती। उन्हें छोटी बेटी के घर जाना होता था। जैसे ही नैना घर वापस आती, ससुर जी उसके कमरे के जंगले पर नज़र गड़ाए खड़े हो जाते और बेशर्मी से कहते, अब बदलो कपड़े, हम भी देखेंगे। नैना कपड़े ही नहीं बदलती थी, वही कपड़े पहने घर के कामों में लग जाती। और फिर जब सासू माँ आती तो उसे बहुत डांट पड़ती। सूट पहनने की इजाज़त क्या दे दी, अब तो घर पर भी हर समय वही पहनी रहती हो। थोड़ा तो लिहाज करो, बहू हो तो बहू की तरह ही रहो। ज़्यादा पर निकल आए हो तो बता दो, उसका भी इंतज़ाम किया जाए। नैना की उसकी सासू माँ से भी दूरियां बढ़ती जा रही थी। वजह बस यही थी कि नैना अब ससुर जी के सामने जाने से भी कतराती थी, इसलिए उन्हें चाय नाश्ता या खाने के लिए नहीं पूछती थी, जिसे नैना की सास अपने पति का अपमान समझती थी। इन बातों को लेकर वो अक्सर नैना को खरी खोटी सुना देती, पर फिर भी नैना ससुर जी के सामने ना जाने के लिए बहाने ढूंढती रहती। कभी माँ बेटे का प्यारा सा रिश्ता अब सास बहू के कड़वे रिश्ते में बदल चुका था। कभी नैना को बेटी की तरह प्यार करने वाली उसकी सासू माँ अब उससे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, और अगर बातचीत होती भी तो सिर्फ ताने उलाहने और डांट। ससुर की हरकतों से बचने का एक उपाय निकला। नैना ने अलका से कहा कि अलका, घर तक तो तुम रोज आती हो मुझे छोड़ने, सिर्फ 2 मिनट रुक जाया करो मेरे कपड़े बदलने तक। अलका को कुछ शक हुआ। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? मैं पिछले कई दिनों से आपसे पूछना चाहती थी, क्या बात है, आप पहले की तरह नहीं है। नैना ने अलका को सब कुछ बता दिया। अलका ने वादा किया कि जितना हो सकेगा वो नैना की सहायता करेगी। भाभी, मैं रोज़ आपके साथ घर पर आऊँगी, पर अगली बार जब भी वो आपके साथ बदतमीज़ी करे, उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाल देना। फिर खुद ही बताएंगे सबको कि ये सब कैसे हुआ। सच अपने आप सामने आ जाएगा। अलका ने नैना का हौसला बढ़ाया। अब अलका नैना को लेने और छोड़ने आती तो थोड़ा रुक कर ही जाती। नैना जब इन सब परिस्थितियों से गुजर रही थी तो पंकज को उसकी तकलीफ का एहसास भी नहीं था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। पंकज और सासू माँ के ताने और उल्हाने जारी थे। झूठे बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे थे। नैना को चरित्रहीन ठहराया जा रहा था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब उस पर ऐसे आरोप लग रहे थे। पहले भी कभी उसके नंदोई के साथ, कभी पंकज के जवान भांजों के साथ, या कभी रिश्ते में लगते देवरों के साथ कई बार मिथ्या आरोपों का दंश झेल चुकी थी। मगर इस बार आरोप नैना के साथ साथ उसके माता पिता पर भी था। इसकी माँ ने न जाने कितनों के साथ मुंह मारा था, तब ये पैदा हुई है। साला बाप हिजड़ा रहा होगा, इसलिए माँ घर घर मुंह मारती फिरी होगी। शब्दों का इस्तेमाल बद से बदतर होता जा रहा था। इन गंदे शब्दों को लिखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नैना का सब्र अब जवाब दे चुका था। मेरे पापा का चरित्र निर्धारण करने से पहले अपने पिता का चरित्र देख लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। गुस्से में नैना के मुंह से निकल तो गया, पर अब उसे लगा जैसे ये क्या कह दिया उसने। ये नहीं कहना चाहिए था। जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ा, फिर एक और लगातार। लेकिन तभी बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब, अब और नहीं सहूँगी। जाकर अपने पिताजी से पूछो कि मेरी कौन सी ऐसी ज़रूरत वो पूरी करेंगे जो तुम नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पिता किस अधिकार से मेरे साथ सोना चाहते हैं? क्या तुम हिजड़े हो जो तुम्हारी कमी तुम्हारे पिताजी पूरी करना चाहते हैं? आज नैना को बोलने से कोई नहीं रोक पाया, लेकिन पंकज ये सब सुनने के लिए तैयार ना थे। इतना सुनते ही नैना पर लात गुस्सों की बरसात कर दी। मारो इसे, इसी लायक है ये, हाथ पैर तोड़कर डाल दो, पड़ी रहेगी तब अकल आएगी। जबान तो देखो कैसी कैंची की तरह चलने लगी है। तुम्हारे पापा पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया इसने आज, मारो इसे पंकज। सासू माँ अपने बेटे का साथ दे रही थी और नैना का बेटा रोए जा रहा था। मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को नहीं मारो। उसे भी नहीं छोड़ा पंकज ने। दोनों माँ बेटे घायल थे। नैना लगभग बेहोशी की हालत में थी। जय को सीने से चिपकाए रोए जा रही थी और आज फिर यही सोच रही थी, मेरा कसूर क्या है? ससुर के साथ सोने से मना करना, सच बोलना या औरत होना, मेरा कसूर क्या है? आखिर क्या गलती की मैंने? रात रोकर गुजर जाती है। सुबह नैना की सास अपने दोनों बेटों को बुलाती है। नैना भी एक कोने में घूंघट डालकर चुपचाप बैठी है। इस घूंघट के अंदर कितने आंसू है, कितना अपमान है, कितना दर्द है,
ये सिर्फ या तो नैना जानती है या उसकी तकदीर में दर्द लिखने वाला। जेठ जी को कल रात हुई सारी घटना सविस्तार बताई जाती है। हिम्मत तो देखो इसकी, तुम्हारे पापा पर कितना बड़ा आरोप लगाया इसने। शर्म नहीं आई इसे? आएगी भी कैसे? बाप होता तो बाप की कीमत समझती ना। बाप को तो खा गई, अब इस घर में न जाने किस पर नज़र है। सासू माँ ने गुस्से से आंख लाल करते हुए कहा, और पढ़ा लो और बाहर भेज लो। हमने तो पहले ही मना किया था। लग गई ना बाहर की हवा। पंकज भी कहाँ चुप रहने वाले थे। नहीं मम्मी, नैना सच कह रही है। पापा ने सच में बहुत गिरी हुई हरकत की है, इतनी गिरी हुई कि हम भी कह नहीं पाएंगे। कहते हुए जेठ जी ने वो प्रेम पत्र सासू माँ की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ते पढ़ते सासू माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पंकज ने भी पढ़ा, पूरा पढ़ा ही नहीं गया, आधा पढ़ते ही चुपचाप वहाँ से चले गए। नैना बेटा, इतना कुछ हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शक तो उसी दिन हुआ था कि कुछ बात तो हुई है, जिस दिन मैं वापस आई थी और तुम लिपट कर बहुत रोई थी। पर यह बात भी हो सकती है, सोचा नहीं था। कहकर नैना को अपने सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे नैना उसकी बहू नहीं, उनकी अपनी बेटी है। दोनों सास बहू जोर जोर से रो पड़ी। मम्मी, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि नैना घर में एक पल भी अकेली ना रहे। जेठ जी ने सासू माँ को समझाते हुए कहा, नहीं, अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, गांव चले जाएंगे और पापा को भी जाना पड़ेगा। हम नैना पर अब उनका साया भी नहीं पड़ने देंगे। बेटा, तुम हमारी गांव की टिकट करवा दो, हम चले जाएंगे। सासू माँ लगातार रोए जा रही थी। बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करते शर्म नहीं आई। मेरी जीवन भर की सेवा का ये फल दिया तुम्हारे पापा ने। सासू माँ अब जैसे टूट चुकी थी। मम्मी, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद अब स्थिति ये है कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अगर तुम गांव जाओगी तो भी लोग नैना को ही दोष देंगे कि बहू ने सास ससुर को घर से निकाल दिया। यही रहो, बस इस बात का ध्यान रहे कि नैना कभी अकेली ना हो। जेठ जी ने सासू माँ को समझाते हुए कहा और वो चले गए। सासू माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यह सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सो मन की शांति के लिए भगवान के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और घंटों आंसू बहाती रही, वो भी और नैना भी। उस रात भी पंकज नशे में घर आए। नैना, मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, सबका दोषी मैं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, कल रात तो सारी हदें तोड़ दी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात अलग है कि मुझे कहना नहीं आता, जताना नहीं आता। मुझे माफ़ कर दो नैना, मुझे माफ़ कर दो। पंकज हाथ जोड़े लगातार रोए जा रहे थे। नैना का मन पसीज गया। इतने प्यार भरे शब्द उसने पहले कभी नहीं सुने थे पंकज से, इसलिए पंकज से लिपटकर खूब रोई। अपना सारा दर्द भूल गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ अच्छा हो गया। पंकज जो मिल गए थे उसे। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। उस रात पंकज नैना की गोद में सिर रखकर किसी मासूम बच्चे की तरह सोते रहे। नैना भी आज पहली बार इस बात से खुश थी कि पंकज ने उसे पहली बार कहा कि वो नैना को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। नैना अब यहाँ नहीं रहेगी, चलो हम कहीं और चलते हैं। मैं कुछ भी करूँगा, पर पैसे कमाऊँगा, तुम्हें और जय को खुश रखूँगा। सुबह पंकज ने नैना से कहा, पर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, पर यहाँ नहीं रहेंगे। तुम अपने भाई से बात करो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं बात करती हूँ, शायद वो तुम्हें कहीं कोई काम करने में सहायता कर सके। नैना ने पंकज को ढांढस बंधाया। अगली सुबह पंकज ने सबको अपना फैसला सुना दिया कि अब वो और नैना इस घर में नहीं रहेंगे। जब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, फिर घर छोड़ने की जिद क्यों? लोग क्या कहेंगे? हम सबको क्या जवाब देंगे? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। हमने जो प्लाट लिया था वहाँ नया घर बनवा लेते हैं, वहीं रहना तुम दोनों। और अब इस बात का जिक्र कोई किसी से नहीं करेगा। जेठ जी ने सबको समझाकर अपना फैसला सुना दिया। अब पंकज भी समय से घर आते, वो भी बिना नशा किए। सासू माँ भी ध्यान रखती कि नैना घर में अकेली ना रहे, और ससुर जी को चाय नाश्ता एवं खाना देने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सिर ले ली। सासू माँ और ससुर जी के बीच जोरदार बहस के बाद अब बातें भी बंद हो गई थी। इधर नैना और पंकज के बीच अब काफ़ी चीज़ें बदलने लगी थी। अब पंकज नैना को समय के साथ साथ प्यार भी देने लगे थे। अक्सर दोनों घर से बाहर निकल जाते जय के साथ, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी मेले में।
जय को झूला झुलाते देख, गुब्बारे के साथ खेलते देख दोनों खूब खुश होते। अब पंकज और नैना एक ही थाली में खाना खाते। कभी नैना ज़्यादा थकी होती तो पंकज कहते, आज सब्जी मैं बनाऊंगा और मम्मी बताएगी कि बहू ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है बेटा। सासू माँ भी संतुष्ट थी कि बहू बेटे की गृहस्थी पटरी पर आ रही है। अब अक्सर नैना को कॉलेज छोड़ने पंकज जाते। नैना बहुत खुश थी, मगर वो कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जिंदगी हमारे अनुसार कभी नहीं चलती। हम जो सोचते हैं वो अक्सर अधूरे ख्याल बनकर रह जाते हैं। जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, ये हमें वो भी नहीं देती जो हमारे लिए सही है। ये हमें वो देती है जो जिंदगी चाहती है। जिंदगी के ऐसे ही भिन्न भिन्न रूप नैना भी अनुभव कर रही थी। आजकल सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर खुशियों और दुखों की उम्र लंबी नहीं होती। नैना की ज़िंदगी की खुशियाँ भी जैसे उधार की खुशियाँ थी, जल्दी ही ख़त्म हो गई। पंकज आजकल कम शराब पीते थे, मगर पीते तो थे। खैर नैना को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि भले ही पंकज शराब पीते थे पर अब हाथ नहीं उठाते थे। सासू माँ और ससुर जी भी कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए थे। घर में नैना, पंकज और जय ही थे। सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोपहर के कोई 2 बज रहे थे। कौन है? नैना ने पूछा। दरवाज़ा खोलो, कुछ सामान लेना है मम्मी की अलमारी से, जेठ जी की आवाज़ थी। सासू माँ जब भी गांव जाती अपनी अलमारी की चाबी उन्हें ही दे जाती थी, और जब तक घर में रहती थी चाबी को सीने से लगाए रहती। अरे मेरा मतलब है कि कुछ महिलाओं की आदत होती है कि छोटे से बटुए में अपना ज़रूरी सामान जैसे पैसे या चाबी रखकर उसे अपने ब्लाउज में रख लेती है। ये भारत देश है मेरे दोस्तों। यहाँ मम्मी दादी अक्सर पैसों की सुरक्षा ब्लाउज में रखकर ही करती है। खैर इससे नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही उसने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस अलमारी में ऐसा क्या है जो सासू माँ हमेशा ताला लगा कर रखती है। क्या होगा? रुपए, पैसे, जेवर, और इन सब में हमारी नैना को कोई लगाव ना था। हाँ, एक चीज़ का शौक़ उसे हमेशा से था, झुमके। उसके मायके में जब किसी की शादी होती तो वो चढ़ावा देखने ज़रूर जाती। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि चढ़ावा एक रस्म होती है जिसमें लड़के वाले दुल्हन के लिए लाए गए गहनों को एक थाल में सजाकर मंडप में रखते थे, और फिर बाद में वो थाल दुल्हन को दे दिया जाता। जब नैना की शादी हुई तो उसे ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि उसके चढ़ावे में झुमके नहीं आए, बल्कि नए डिज़ाइन के कान के बूंदे आए थे। नैना को शौक़ था तो सिर्फ मेहंदी, भरी भरी चूड़ियाँ और झुमके। वो जब भी मायके जाती तो अपनी मम्मी के झुमके पहनकर बहुत खुश होती। खैर मैं शायद कहानी से भटक गई जी। तो नैना ने घूंघट डालकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में चली गई। घर में 2 ही कमरे थे, एक उसका था और एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें सासू माँ रहती थी। पर कभी कभी सासू माँ ऊपर के कमरे में भी सो जाया करती थी। उस बड़े कमरे से लगा हुआ रसोई घर था। रसोई घर और नैना के कमरे का दरवाज़ा लगभग आमने सामने था। नैना तुमसे कुछ बात करना है। जेठ जी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े थे। जी भैया बताइए ना। अपने कमरे के दरवाजे पर पड़े पर्दे के पीछे खड़ी नैना ने कहा। कुछ पूछना है, सच बताना। जी पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलती। क्या तुम पंकज के साथ खुश नहीं हो? ये कैसा सवाल था। नैना कुछ देर के लिए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का मतलब क्या है। देखो नैना, मैं समझता हूँ कि जब हमें हमसफ़र ही हमारी पसंद का ना मिले तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे पास उस बोझ को ढोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मैं भी किसी से बहुत प्यार करता था, पर शादी नहीं कर पाया उससे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और तुम्हारी भाभी जेठानी के घर वाले अच्छे दहेज देने को तैयार थे, इसलिए शादी करनी पड़ी। नैना जेठ की बातें चुपचाप सुनती रही थी। ऐसा उसने भी कई बार सोचा था कि भैया और भाभी की जोड़ी कुछ बेमेल है, पर उसे क्या, सबकी अपनी पसंद है। और भाभी भले ही खूबसूरत ना हो, पर घर के काम काज में बहुत अनुभवी थी। उनके घर का कोना कोना शीशे से चमकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी और से प्यार करती थी या करती हो? जेठ जी का प्रश्न सुन नैना ख्यालों से बाहर निकली। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही कभी ऐसा था। यकीन मानिए, मैं आपके भाई के अलावा कभी किसी के बारे में सोचती भी नहीं। नैना ने सफाई देते हुए कहा। मुझे पता तो था, पर फिर भी सोचा एक बार तुमसे पूछ लूँ। खैर छोड़ो ना ये सब।
हम दोनों की किस्मत ने हमें धोखा दिया। ना तुम खुश हो अपनी गृहस्थी में और ना ही मैं, जेठ जी बोले जा रहे थे और नैना चुपचाप सुनती जा रही थी। नैना, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ और तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ, अगर तुम मानो तो। कहिए ना भैया, आपने मेरी बहुत सहायता की है, मैं आपकी कोई बात कैसे टाल सकती हूँ। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही है। क्या हम हमदर्द बन सकते हैं? पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। हम उम्र भी है, ये रिश्ता जीवन भर चल सकता है। पंकज को क्या चाहिए? रोज रात में 2 शराब की बोतल वो मैं दे दिया करूँगा। मम्मी पापा को हमेशा के लिए गाँव भेज दूँगा और फिर तुम और मैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, सारे गम भुला दूँगा तुम्हारे। फैसला तुम पर है, मैं कल फिर आऊँगा, आराम से सोचकर जवाब देना। कहकर जेठ जी घर से चले गए। नैना ठगी सी रह गई, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वो चौखट का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। इस बार वो रोई नहीं, बल्कि आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, क्या सारे पुरुष एक जैसे होते हैं? क्या सबको स्त्री का तन चाहिए होता है? फिर उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कभी लालच देकर, कभी हमदर्दी जताकर, कभी जोर ज़बरदस्ती, पर मकसद एक, औरत को अपने बिस्तर तक लाना। नैना को याद आया जब एक बार वो अपने भाई के साथ सफ़र पर गई थी। रेलगाड़ी के डिब्बे की आखिरी सीट होने की वजह से नैना की सीट शौचालय के पास ही थी। एक लड़का बार बार वहां आकर खड़ा हो जाता और नैना को देखता रहता। जब नैना ये जान गई कि वो लड़का नैना को ही घूर रहा है, तो नैना चादर ओढ़कर जय के साथ लेट गई। वो लड़का नैना को स्पर्श करते हुए निकला और एक कागज़ का टुकड़ा नैना के ऊपर फेंक कर चला गया और फिर शौचालय के पास जाकर खड़ा हो गया। रात का सफ़र था, इसलिए अधिकांश लोग सो रहे थे। नैना ने कागज़ का टुकड़ा उठाया और उस पर एक नंबर था, उसे दूर फेंक दिया। वो लड़का फिर नैना को स्पर्श करते हुए निकला और यथास्थान जाकर खड़ा हो गया। नैना को अब गुस्सा आ रहा था। भाई की सीट बहुत दूर थी और हंगामा वो करना नहीं चाहती थी। चुपचाप खड़ी हुई और उसके पास जाकर बोली, शर्म नहीं आती एक औरत के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बहन ना सही, माँ तो होगी, आसमान से तो टपके नहीं हो, कुछ तो शर्म करो। अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। माफ़ कर दो दीदी, गलती हो गई, कहते हुए वो भाग गया। कितने अजीब होते हैं कुछ लोग, कोशिश तो पूरी करेंगे, लड़की मान गई तो मज़े, और नहीं मानी तो माफ़ी मांग लेंगे। और पापा की मृत्यु के बाद कैसे उसने लोगों के बदलते चेहरे देखे। पापा के सामने जो उसे बिटिया बिटिया कहते नहीं थकते थे, पापा के जाते ही हवस के पुजारी बनने को तैयार थे। आज नैना रोई नहीं। हाँ, आंखों में आंसू ज़रूर थे, पर ये आंसू क्रोध के थे। घंटों बैठी सोचती रही, जो मेरे साथ हो रहा है, क्या हर औरत को ये सब झेलना होता है? क्या औरत होना गुनाह है? रात काफ़ी हो चुकी थी, जय भी सो चुका था, पर आज पंकज अभी तक घर नहीं आए थे। 2 बजने को थे। नैना ने एक बार घड़ी की ओर देखा और फिर कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। उसे इजाज़त नहीं थी कि वो खिड़की खोलकर कभी बाहर देखे, बहू थी ना, इसलिए। कमरे में अंधेरा होने की वजह से बाहर का कोई उसे नहीं देख सकता था। अब थोड़ी सी और खिड़की खोली, सन्नाटा पसरा था दूर दूर तक। सामने वाले घर में बाहर चारपाई डाले कोई सो रहा था। तभी किसी की आहट हुई। नैना ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। पंकज थे, मगर ये क्या, आज वो बहुत नशे में थे। आते ही बिस्तर पर लेट गई। खाना वाना नहीं खाना, बस तुम यहाँ आ जाओ। नैना को अपने पास बुलाया। तुमने तो कहा था कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, फिर आज। कहते कहते नैना रुक गई। अरे दोस्तों के साथ पीना पड़ता है, सो जाओ मेरे पास आकर चुपचाप। पंकज सो चुके थे, पर नैना को नींद कहाँ। वो तो ये सोचकर डर रही थी कि कल जब जेठ जी आएंगे तब क्या उन्हें समझा पाएगी कि वो कितनी नफरत करने लगी है उनके पूरे परिवार से। सुबह नींद खुली तो 8 बज चुके थे। नैना इतनी देर तक कभी नहीं सोई थी, पर आज सासू माँ भी नहीं थी, इसलिए पड़ी रही बिस्तर पर। 8:30 बजे खड़ी हुई और चाय नाश्ता तैयार करने लगी। 10 बजे तक पंकज काम पर जा चुके थे। थोड़ी देर में पंकज का फ़ोन आया, जय को तैयार कर दो, भैया के घर ले जाना है। और फिर जय भी चला गया। अब नैना अकेली थी। बहुत समय बाद ऐसा समय था जब वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसने रेडियो चला दिया। रेड एफएम पर 4 गाने चिपक के
अब कुछ समय के लिए सिर्फ गाने आएंगे, बकवास नहीं, मन ही मन कहते हुए नहाने के लिए चली गई। नहाकर वापस आई तो एफएम में गाना चल रहा था, कुन फाया कुन, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया। कितना सुकून महसूस हो रहा था उसे। आईने के सामने बैठकर बड़ी सी लाल बिंदी अपने माथे पर लगाई और गीले बालों को सुलझाकर मांग में सिंदूर डालकर बाल ऐसे खुले छोड़ दिए। जितनी लंबी मांग भरो उतनी लंबी पति की उम्र होती है। कभी पति के सामने सुनी मांग लेकर नहीं जाना चाहिए। सासू माँ की बात याद करते नैना सोच रही थी, क्या सचमुच ऐसा होता है? आईने के सामने बैठी मानो खुद से पूछ रही थी, क्या सचमुच मांग भरने से पति की उम्र लंबी होती है? अगर हाँ तो पापा क्यों चले गए? मम्मी को तो मैंने कभी सुनी मांग नहीं देखा। और नैना की आंखों में आंसू भर आए उस दिन को याद करके जब पापा का अंतिम संस्कार हुआ था। मम्मी को पहले तो दुल्हन की तरह सजाया गया, फिर गांव में बने कुएं पर ले गए। उनकी चूड़ियाँ तोड़ी गई, मांग धोई गई, बिंदी हटा दी गई। मम्मी भी तो बहुत बड़ी लाल बिंदी लगाती थी। सफ़ेद धोती में लिपटी मम्मी को देखकर हम सब चीख पड़े थे। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। कभी बेसुध हो जाती तो कभी पागलों की तरह हंसने लगती और फिर चीख कर रोने लगती। आईने के सामने बैठी नैना फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक बार आईने में खुद को देखा और सोचने लगी कि अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती तो शायद पापा कभी मम्मी को छोड़कर नहीं जाते। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नैना आंसू पोंछते हुए सिर उठी, कहीं जेठ जी तो नहीं। खुद से बातें करते हुए उसने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे फुर्ती से अपने कमरे में आकर पर्दा अच्छे से खींच दिया। नैना, अब तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा है, मेरे पास आ जाओ। अचानक से पीछे से आकर नैना को अपनी बाजुओं में जबरन भरते हुए उन्होंने कहा, छोड़ दीजिए मुझे, मैं सिर्फ आपके भाई से प्यार करती हूँ। जैसे भी है मैं उनके साथ खुश हूँ, जाइए आप यहाँ से। नैना ने खुद को उनकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ तो हम कब कह रहे हैं कि उसे प्यार मत करो, बस थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दो, हम भी तो तड़फ रहे हैं तुम्हारे लिए। अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मैं आपको अपने बड़े भाई के जैसा मानती हूँ, इस रिश्ते को तो छोड़ दीजिए। नैना रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, अगर प्यार से आओगी तो प्यार मिलेगा, वरना ज़िंदगी में वो जहर घोल दूंगा कि खुद घुटनों पर चलकर मेरे पास आओगी। नैना अब हिल डुल भी नहीं पा रही थी। उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पूरी तरह से अपने बाजू में जकड़ी नैना के होठों को जोर से भींच लिया और काफ़ी देर तक उसके होठों को भींचते ही रहे। नैना की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। बिना उसके होठों से होठ हटाए उसे बिस्तर पर गिरा दिया। इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? तैयार तो ऐसे हो जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। उफ, ये गीले खुले बाल, आज भी नई दुल्हन सी खूबसूरत लग रही हो। तो दोस्तों, क्या नैना अपने आप को अपने जेठ जी से छुटा पाएगी या एक बार फिर शिकार हो जाएगी? तो बने रहिए कहानी में लास्ट तक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।